are watching Unbound India. मार्क्सवादी लेखकों की बहुत सारी ऐसी व्याख्याएं थी जो मुझे लगता था कि सुंदरकांड की कथ्य के साथ न्याय नहीं करते। ने एक घोषित एजेंडा के साथ इन स्क्रिप्चर्स की जो गलत व्याख्या करनी ज़रूरी समझी। उसने पूंजी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने की बजाय संस्कृति को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। और महिषासुरमर्दिनी की बात करती हैं तो महिषासुरमर्दिनी की बात करते हुए उसका अनुवाद वो करती हैं बफेलो क्रशर की तरह। पशुपति को कहती हैं लॉर्ड ऑफ बीस्ट। हमारे शिव भगवान को जो है एक तरह से एंटी क्राइस्ट या एंटी गॉड के रूप में पेश करते। शताब्दियों से भारत के अक्ष में, भारत के अयन में ये सुंदरकांड के शब्द गूंजे। वाल्मीकि के विवरण से पता लग जाता है कि रावण जो है वो किस तरह की विलासिता में रहता था और स्त्रियों का किस तरह का डिह्यूमनाइजेशन जो है उसने कर रखा था, जो वाल्मीकि का वर्णन जो है वो पूरा का पूरा बताता है। हाँ, क्योंकि उसमें आपको लगता है कि स्त्रियां किस तरह से वहाँ पे भरी पड़ी हैं और शराब पी के सोई हुई हैं, किसी का हाथ किसी के जो है वक्ष पर है और तमाम किस्म के ऐसे बहुत ही वैसे विवरण हैं जो तुलसी की रुचि के अनुकूल नहीं थे। तुलसी स्किप कर जाता। रावण सिर्फ सीता का ही अपहरण नहीं करता, वेदवती के साथ भी उसने बलात्कार किया, रंभा के साथ भी उसने बलात्कार किया, हेमा के साथ भी उसने बलात्कार किया। बहुत सारे उदाहरण हैं। आतंकवादियों का तरीका ये है, राक्षसों के तरीकों से एकदम मिलता हुआ। वाल्मीकि और तुलसी दोनों जो हैं राक्षसों को कामरूप कहते हैं। कामरूप माने अपनी इच्छा से रूप धर लेने वाले। तो आप भी देखिए कि आतंकवाद की भी प्रविधि वही है कि आतंकवाद जो है वो कामरूप है, आइडेंटिटी फ्रॉड्स करते रहते हैं। जैसे पेरियार जी हैं, उनके लिए क्यों आवश्यक हुआ? उनकी जो सच्ची रामायण वो सबसे झूठी रामायण, नाम ही गलत रखा हुआ, लेकिन उनके लिए आवश्यक क्यों हुआ स्थापित करना? क्योंकि वो एक तरह का सेपरेटिज्म जो है चाह रहे हैं और उस सेपरेटिज्म के चक्कर में उन्होंने उस पृथकतावाद के चक्कर में राम से लड़ना जरूरी समझा। तो हाँ, वो पहली शर्त है। तो उन्होंने जो है सीता दहन करना भी शुरू किया। उन्होंने जो है उनके समर्थक आज तक भी जो है राम की वो निकालते हैं तस्वीर और उसको जूतों से मारते हुए चलते हैं। क्यों ये जरूरी? जब भी राष्ट्रीय एकता की बात आएगी तो राम एक जरूरी संदर्भ है और जब तक कि राम को जो है वो नहीं कर लिया जाए डिस्क्रेडिट, टारगेट नहीं किया जाएगा, तब तक इन शक्तियों की जो है मनस्तृप्ति होती ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अनबाउंड इंडिया में। और मैं इस समय भोपाल में हूँ एक खास शख्सियत के साथ, एक खास व्यक्तित्व के साथ आपसे अभी मुलाकात कराता हूँ। जुलाई का महीना है, बारिश हो रही है। आप मेरे बैकग्राउंड में ये सब चीज़ें देख सकते हैं कि बारिश की हल्की फुहारा हो रही है और बारिश का जो हल्का सा साउंड, जो रिमझिम बारिश का जो एक साउंड होता है बूंदे गिरने का, वो भी आपको सुनाई दे रहा होगा। हम जहाँ पर बैठे हुए हैं उसमें ये जो बारिश का जो साउंड है ये और उसको एनहांस कर रहा है। बहुत ही खूबसूरत वातावरण है। उतनी ही खूबसूरत आगे जो है हमारी चर्चा होने वाली है। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने प्रशासनिक सेवा में रहते हुए बहुत ही शानदार पारी खेली है। मध्य प्रदेश की प्रगति में एक नई पहचान देने का अपनी तरफ से प्रयास किया है। मध्य प्रदेश के लोग इससे भली भांति परिचित भी हैं। बेहद व्यस्तताओं के बाद भी आपने एक ऐसा काम किया है जिसका गुणगान, जिसकी गाथा आगे आने वाले समय में ये देश और देश के बाकी जो लोग हैं वो करेंगे। आपसे मैं मुलाकात कराता हूं। हमारे साथ इस समय मनोज श्रीवास्तव जी हैं। नमस्कार। मनोज श्रीवास्तव जी की जो बात है वो आपसे मनोज जी से ही सुनेंगे। तो एक प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जो कि रिटायर होने के बाद, अपने लंबी पारी खेलने के बाद फिर से पुनर्नियुक्ति, जिसको हम कहते हैं रीजॉइनिंग, उसमें इन्होंने ज्वाइन किया है और इस समय मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के कमिश्नर हैं। चेयरमैन है, कमिश्नर है, आयुक्त हैं, कमिश्नर हैं आप।
तो जो प्रशासनिक सेवाओं का जो एक सिलसिला है वो अभी भी जारी है, लेकिन शोध का जो कार्य है, रिसर्च का जो कार्य है, खासकर धार्मिक चीज़ों के ऊपर, हमारी ज्ञान परंपरा के ऊपर, वो लगातार जारी है। मुलाकात करते हैं मनोज श्रीवास्तव जी से। नमस्कार जी, आपका अनबाउंड इंडिया में स्वागत है। और हम आपसे आपकी प्रशासनिक जो आपकी जो जर्नी है उसके बारे में भी बात करेंगे, और जो आपने शोध किया है, अनपैरेलल, जबरदस्त जो आपने काम किया है, इसके बारे में भी आपसे डिटेल से बात करेंगे। शुरुआत करें हम, उससे पहले हम आपसे ही जानना चाहेंगे कि अपने बारे में ब्रीफली कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। मैं मध्य प्रदेश का ही स्थानीय निवासी हूँ और भोपाल मेरा गृह नगर रहा है। मेरी शिक्षा का बड़ा अंश यहाँ पर हुआ। मेरी स्कूलिंग, मेरी कॉलेजिंग वो भोपाल में ही हुई, और मैंने हिंदी साहित्य में स्नातकोत्तर किया था, और उस समय और उसके बाद के काफ़ी दशकों तक वो एक कीर्तिमान में बना रहा। अच्छा। तो और उसके बाद मैंने सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्य किया। फिर मेरा भारतीय आयकर सेवा में 1985 में चयन हुआ, और 1987 में मैं IAS में आ गया, और तब से अब तक निरंतर जो 34 साल तक तो मैं IAS में रहा हूँ, और 4 जगह पे कलेक्टर रहा, मंदसौर, राजगढ़, झाबुआ, इंदौर, और इसके अलावा जो राज्य की जो सचिवालय है उसमें विभिन्न कैपेसिटीज़ में सचिव, प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिव, उनकी कैपेसिटीज़ में मैंने कार्य किया अलग अलग विभागों में। कमर्शियल टैक्स भी मेरे पास था, संस्कृति, धर्मस्व, आबकारी, और कहना चाहिए कि ये जो पंचायत और ग्रामीण विकास, पशुपालन, और ये सारे क्षेत्र मेरे साथ। लंबी फहरिस्त है। हाँ, लंबी फहरिस्त जी। तो इससे हम आगे बढ़ें, और आपकी जो इस जर्नी के अलावा जो आपने कार्य किया है, हमारे दर्शकों को हम उस पर भी आपसे जानना चाहेंगे। और हम जो है मनोज श्रीवास्तव जी का जो दूसरा एक जो एस्पेक्ट है, जो चेहरा है, वो भी हम आपके सामने लेकर आएंगे, और जो कि सीधा हमारे धर्म, हमारी ज्ञान परंपरा से जुड़ा हुआ है। आमतौर पर प्रशासनिक सेवा के जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, वो ऐसे जो सब्जेक्ट्स हैं जो हमारे इतिहास से जुड़ते हैं, हमारे ज्ञान परंपरा से जुड़ते हैं, ग्रंथों से जुड़ते हैं, वो बड़ा ही कम देखने को मिलता है। लेकिन आपने उसमें शोध किया है, और सिर्फ शोध ही नहीं किया है, उसको बहुत ही शानदार और बहुत ही सरल तरीके से आप लोगों तक उसको लेकर आए हैं। तो प्रश्नों का हम सिलसिला आपसे जारी करेंगे। उससे पहले एक प्रश्न मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा। मैं जो आप बात कर रहे थे व्यस्तताओं की, प्रशासनिक व्यस्तताओं के बावजूद जो है, हाँ, आप कैसे लिखते रहे। हाँ, उसमें मेरा कहना है कि प्रशासनिक व्यस्तताओं के बावजूद नहीं लिखा मैंने, उनके कारण लिखा। ये तो बड़ी विचित्र बात है। और इसको यूं समझ सकता है कोई व्यक्ति जो स्वयं प्रशासनिक सेवा में हो, हाँ, कि प्रशासनिक सेवा कोई जो है वो गुलाबों की सेज नहीं है। उसमें कई बार बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है, कई बार बहुत किस्म के तनावों से गुजरना पड़ता है, बहुत किस्म की झल्लाहटों से भी गुजरना पड़ता है। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपको एक सेफ्टी वॉल्व मिले, जिसमें कि जो है आपके भीतर की भाव जो है वो बाहर निकल सके। तो मेरे लिए जो लिखना जो है एक तरह का कैथारसिस था, एक तरह का विरेचन का कार्य था। और यूं देखूं ना तो मैं अब जबकि रिटायर हो गया हूं, तो मैं सोचता हूं कि मेरी पहली पहचान तो लेखक के ही रूप में थी। मैंने 5वीं कक्षा से लिखना शुरू किया था। अच्छा। और कहना चाहिए कि 11वीं तक आते आते तो मैं जो है छपने लगा था बड़ी बड़ी पत्रिकाओं में, और BA द्वितीय वर्ष में आते आते मैं कलकत्ता से निकलने वाली एक साहित्यिक पत्रिका का जो अतिथि संपादक भी हो गया था। तो और उसके बाद पूरे प्रशासनिक कार्यकाल में भी मेरा लिखना जारी रहा, और अब जब रिटायर हो गया हूँ तो भी वो लेखनी मेरे साथ है। ये जो प्रशासनिक भूमिकाएं ये अनुषंगिक थी, ये इंसिडेंटल थी, लेकिन जो मूल है, मूल पिंड, वो तो लेखक का था, वो लेखक ही था। तो आप यूं कह सकते हो कि लेखक होने के बावजूद आप प्रशासनिक कार्य करते। तो समय कैसे निकालते थे, क्योंकि यही सबसे बड़ा चैलेंज है।
जब कहना चाहिए कि प्रशासनिक अनुभव होते हैं तो वो आपके लिए एक ऐसे कैनवास का काम करते हैं जो शायद दूसरे लोगों को उतना उपलब्ध नहीं होता, दूसरे लेखकों को। दूसरे लेखक जो हैं जीवन का शायद एक ही पक्ष देख पाते हों जो उनके व्यक्तिगत अनुभव से हो, लेकिन प्रशासनिक भूमिका का निर्वाह करते हुए हमें हर तरह के मनुष्य मिलते हैं। सबसे दरिद्र मनुष्य भी मिलेंगे और जो है धनी मानी पुरुष भी मिलेंगे। हमें जो है मानवता के जो है सर्वश्रेष्ठ उपहार समझे जाने वाले मनुष्य भी मिलेंगे और मनुष्यता के निकृष्टतम नमूने समझे वाले मनुष्य जो हैं वो भी मिलेंगे। क्रिटिकल जिसको तो आपका कैनवास बहुत बड़ा हो जाता है और वो जो है आपके लिखने में मदद करता है। तो इसलिए मैं हमेशा से मानता हूँ कि यदि मैं प्रशासक नहीं हुआ होता तो शायद मेरे लिखने में वो व्यापकता नहीं आ पाती। तो यानी प्रशासनिक रूप से तो लेखन ने मुझे मदद की कि मेरा कैथार्सिस हो सका, मेरा विराचन हो सका, लेकिन लेखकीय रूप में देखूं तो प्रशासन ने मुझे ये मदद की कि मुझे जो है जीवनानुभव को समझने के लिए एक बहुत ही विस्तृत रंगमंच उपलब्ध कराया। बहुत बढ़िया, इतना शानदार आपने अपना परिचय दिया है बड़े उसमें, और आगे हम जो आपसे जानना चाहेंगे वो भी उतना ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग होगा। आपने कहा है कि इतनी क्या कहते हैं, कुछ क्षण ऐसे भी होते हैं प्रशासनिक अपनी सर्विसेज के दौरान में जो बड़े क्रिटिकल भी होते हैं, उलझन वाले होते हैं। ऐसी सिचुएशन में आप कैसे उसको बैलेंस करते हैं? क्या पीछे का जो आपका जो लेखक है वो आपको कहीं मदद करता था इसमें? हाँ, लेखक हमेशा ही मदद करता रहा है, क्योंकि लेखक होना संवेदना का एक अलग ही स्तर है, एक अलग स्तर। और वो जिस इंटेंसिटी के साथ जो है चीज़ों को महसूस करता है वो आपको प्रशासन में मदद करता है। आज जो है आज अधिकतर शिकायत जो प्रशासन के बारे में की जाती है वो ये कि वो एक तरह का निर्वैयक्तिक मशीनरी है, इम्पर्सनल मशीनरी है, और उसमें जो लोगों के दुख दर्द करुणा पीड़ा वेदनाएं, उनके जो जीवन यथार्थ, उनके बारे में कोई बहुत सहानुभूति उस तरह की चीज़ नहीं होती, ये शिकायत है। तो एक कहना चाहिए कि सिंपैथेटिक या एम्पैथेटिक जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी मांग बढ़ रही है। और अब आप देखिए तो इवन जब IAS के एग्ज़ाम होता है तो उसमें इमोशनल क्वोशेंट के बारे में या इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में अब जो है पूछा जाता है। तो वो इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो आती है आपको यहीं से जो आपने लेखक के रूप में कमाई है, और प्रशासन के यथार्थ अनुभवों से मिलकर वो एक अलग किस्म की कीमिया, एक अलग किस्म की केमिस्ट्री का निर्माण करती है। वो बहुत दोनों जगह फायदा करता है। बहुत दोनों जगह। यहाँ पर मैं आपसे एक क्विक इसका रिएक्शन मैं आपसे लेना चाहूँगा कि अभी जो एस्पिरेंट्स हैं जो कि अभी IAS संघ लोक सेवा आयोग से जो चुनकर आते हैं और उनकी ट्रेनिंग होती है, उनको आप किस तरीके की सलाह देना चाहेंगे कि आगे की जर्नी एक लेखक के रूप में या इस तरीके से जो क्रिएटिविटी है वो भी अपने साथ में रखें जिससे कि आसानी हो आपको निर्णय लेने में और आप ज़्यादा प्रासंगिक हो सकें? हाँ, यानी मैं चूंकि लेखक हूँ तो सिर्फ लेखन को ही क्रिएटिविटी का एकमात्र रूप नहीं कहूँगा। क्रिएटिविटी और दूसरे प्रकारों की भी हो सकती है। हाँ। आप एक अच्छे चित्रकार भी हो सकते हैं, आप एक अच्छे म्यूजिशियन भी हो सकते हैं, आप एक अच्छे डांसर भी हो सकते हैं। तो आप अलग अलग किस्म की जो शिल्प है, अलग अलग तरह की कलाएं जो हैं, तो हमारे यहाँ कलाओं की तो कमी नहीं है, लेकिन किसी एक कला को हमेशा साथ रखना चाहिए, क्योंकि वो आपको जो है थोड़े समय के लिए जो ब्रेक देती है एडमिनिस्ट्रेटिव रट से, जो ब्रेक देती है और आप में एक नई ऊर्जा और स्फूर्ति और स्पंदन का संचार करती है, तो वो आपको प्रशासन में मदद करेगी। करेक्ट। दूसरे जो है जब आप रिटायर हो जाओगे, जैसे मैं रिटायर हो गया हूँ, तो मैं महसूस करता हूँ कि आपका जो रिटायरमेंट के बाद जो ट्रांजिशन है ना, वो एक अधिकारी के रूप से एक सामान्य नागरिक के रूप में जो आपका ट्रांजिशन है वो बहुत स्मूथ हो जाता है। और वो तब ज्यादा भी और मुश्किल हो जाता है जब अधिकारी असाधारण हो। हाँ, और कई बार क्या होता है कि अधिकारी के रूप में आप बहुत ज्यादा सत्ता का उपभोग करते हो, आपका प्राधिकार, आपका कमांड, आपका कंट्रोल, तो वो आपके व्यक्तित्व में अपने तरह के डिस्टॉर्शंस पैदा करता है। करेक्ट। और जो जितनी ज्यादा सत्ता का उपभोग करता है उसका ये डिस्टॉर्शन और ज्यादा होता है। है। तो ऐसे समय में जो है यदि आप
कोई एक अभिरुचि रखे हुए हैं जो कलात्मक किस्म की है, जो आपको संवेदना के स्तर पर समृद्ध करती है, तो वो आपका जो है पोस्ट रिटायरमेंट जो ट्रांजिशन है उसको बहुत आसान बनाती है, बहुत सुविधापूर्ण बनाती है। बहुत बढ़िया। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जो चर्चा है इसको ध्यान से देखिए, क्योंकि इसका गियर अब चेंज हो रहा है। ये वो उस मुकाम पर हम इसको आगे बढ़ाएंगे जो कि आपके और मेरे लिए बहुत ज़रूरी है समझना, देखना और अपने अंदर उसको आत्मसात करने की। प्रशासनिक व्यस्तता के बीच भी आपने तुलसीकृत रामायण जो है, सुंदरकांड जो है, उस पर 18 वॉल्यूम का एक पूरा संग्रह आपने शोध किया है। तुलसी कांड के जो दोहे हैं, जो चौपाइयाँ हैं, जो भी उसके अंदर लिखा हुआ है, उसको बहुत ही शानदार तरीके से डिकोड किया है और उसको समझाया बहुत ही सरल शब्दों में कि वो उसका मायने क्या है, उसकी मीनिंग क्या है, ये क्या है और इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मैंने कहना चाहिए कि 41 पुस्तकें करीब लिखी हैं और उनमें से 18 वॉल्यूम्स तो ये सुंदरकांड पर ही हैं। उसके अलावा 10 कविता संग्रह हैं और शिव परिवार जो है उस पर मेरे पृथक पृथक काम है। अच्छा। इस अर्थ में कि देवादिदेव करके शिव जी पर है मेरी पुस्तक, अपराजिता और शक्ति प्रसंग करके देवी पर है, पशुपति करके शिव जी पर एक और है पुस्तक मेरी। उसके अलावा गणेश अलग अलग गणनाएं करके एक गणेश जी पर भी पुस्तक है। वर्तमान में मेरा काम जो है वो गीता पर चल रहा है और पहली पुस्तक उसमें प्रणाम श्री कृष्ण के रूप में आ गई है। ओके। लेकिन जो आप इसका पूछ रहे थे कि सुंदरकांड के बारे में, कि इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, दरअसल मैं एक चीज़ देखता आया। मैं इतिहास मेरे साथ स्नातक के स्तर पर था और इतिहास मेरे साथ जो है कहना चाहिए कि यूपीएससी की तैयारी के वक्त भी जो है मेरे साथ था। तो मैं लगातार देखता आया कि हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं, हमारे जो शास्त्रीय ग्रंथ हैं, उन सभी ग्रंथों के साथ जो है कुछ ट्रेजेडीज हैं। एक तो कुछ अलग अलग विशिष्ट किस्म के वर्ग हैं जिन्होंने एक घोषित एजेंडा के साथ इन स्क्रिप्चर्स की जो गलत व्याख्या करनी ज़रूरी समझी है। एक तो कॉलोनियल राइटर्स थे, आर्थर्स, उनका एक अपना अलग लक्ष्य था। उसको लेकर वो जो है औपनिवेशिक अपने जो मूल्य पद्धति को श्रेष्ठतर बतलाने के लिए वो भारतीय ग्रंथों का जो कुपाठ करने में ही बहुत रुचि लेते थे और वो उन्होंने किया। दूसरा जो है ऐसा वर्ग था जो मार्क्सवादी लेखक या वामपंथी लेखक थे। तो उसमें हालांकि कुछ बहुत अच्छे लेखक थे जो मार्क्सवादी होते हुए भी जो है तुलसी के साथ और बहुत न्याय किए, जैसे रामविलास शर्मा है, बहुत अच्छा काम है उनका। ऐसे कुछ और भी हैं। लेकिन ऑफ लेट मैंने देखा कि वो जो वामपंथ या मार्क्सवाद है उसने पूंजी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने की बजाय संस्कृति को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया और इसलिए जो है ये प्रक्रिया बहुत तेज हो गई और बहुत अनफॉर्चुनेट भी थी, क्योंकि बहुत इंटेलेक्चुअलिज्म की अपेक्षा करते थे हम लोग मार्क्सवाद से। लेकिन वो भारत के संस्कृति के शत्रु के रूप में अपने आप को पता नहीं क्यों व्याख्यायित करने लगा और क्यों इस तरह के कुपाठ परोसने लगा। तो वो मार्क्सवादी लेखकों की बहुत सारी ऐसी व्याख्याएं थीं जो मुझे लगता था कि सुंदरकांड के कथ्य के साथ न्याय नहीं करती। फिर तीसरा जो है एक वर्ग था जो जातीय आग्रहों के कारण जो है इन हमारे ग्रंथों को एक तरह के ऐसे प्रकाश में प्रस्तुत करता था जो उनकी मूल स्पिरिट के साथ न्याय नहीं था। तो उसमें पेरियार जी से लेकर और पिल्लई जी से लेकर बहुत सारे लोग आते हैं जिन्होंने कि इसी तरह की व्याख्या की है। रिडल्स ऑफ रामा लिखा है और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने किया है। तो ऐसे लोग भी थे। फिर एक चौथा वर्ग है जो अभी हमारे समकाल में है, जिससे मैं कहता हूँ कि अमेरिकन स्कॉलरशिप का वर्ग, और वो बहुत पढ़ा लिखा वर्ग है और बहुत मेहनत के साथ काम कर रहा है। लेकिन काम कर रहा है वो हमारे भारत द्रोही तरीके से, संस्कृति द्रोही तरीके से।
तो उसमें वैनी डोनिगर हैं, पॉल कोटराइट हैं, अंजा पगानिक हैं, पोलाक हैं, बहुत सारे लोग। तो ये सब लोग जो हैं काम कर रहे हैं, उनका काम देखकर आप उनके परिश्रम से इनकार नहीं कर सकते हो। इनकार जो करना है वो ये कि उनकी जो व्याख्याएं हैं उनमें बदमाशियां हैं। अब जैसे मैंने देखा कि वैनी डोनिगर है, जब वो महिषासुर बोलती हैं और महिषासुर मर्दिनी की बात करती हैं, तो महिषासुर मर्दिनी की बात करते हुए उसका अनुवाद वो करती हैं बफेलो क्रशर की तरह। और उस तरह से सिद्ध ये करना चाहती हैं कि ये हिंदू तो जो हैं ऐसे लोगों को पूछते हैं, ऐसी स्त्री को पूछते हैं जिसने किसी भैंस से लड़ाई में विजय प्राप्त कर। दिस इज हाउ दे इंटरप्रेट। और बफेलो क्रशर के रूप में उसको उनको महिष, चलिए 1 मिनट को मैं मान लेता हूँ कि महिष का अर्थ जो है शब्दशः मान ले तो भैंस, और मर्दिनी का अर्थ मान लें कि क्रशर है। लेकिन महिष और मर्दिनी के बीच में असुर कहाँ गया, उसका कोई अनुवाद नहीं है उनके पास। बफेलो क्रशर, महिषासुर मर्दिनी। ऐसे ही जो है वो पशुपति का जो है अनुवाद करती हैं, तो वो पशुपति को कहती हैं लॉर्ड ऑफ बीस्ट। अच्छा, वो उन्हें लॉर्ड ऑफ कैटल भी नहीं कहती, लॉर्ड ऑफ एनिमल्स भी नहीं कहती, लॉर्ड ऑफ क्रीचर्स भी नहीं कहती, वो उन्हें कहती हैं लॉर्ड ऑफ बीस्ट। अब बीस्ट से जो शब्द है वो उनके वेस्टर्न जो रीडर्स है वो उनके दिमाग में एक अलग किस्म की जो है अनुगुंज पैदा करता है, क्योंकि ईसाईयत में बीस्ट जो है वो डेविल का समानार्थी है, या डेविल का सहायक है, या डेविल का समानार्थी है। तो वो हमारे शिव भगवान को जो है एक तरह से एंटी क्राइस्ट या एंटी गॉड के रूप में पेश करती है, जो इम्प्रेशन वैसा पैदा करती है। तो इस तरह के अनुवादों की जो बदमाशियां हैं वो सायास हैं, वो जानबूझकर हैं, और वो एक तरह का विकृत पर्सपेक्टिव जो है पैदा करती हैं उसके रीडर के बारे में। तो ये सब चीज़ें मैं देखता आ रहा था, तो मुझे लगा कि एक तो ये नेगेटिव साइड से आने वाले ये लोग हैं, दूसरी तरफ जो हैं ऐसे लोग हैं जो पॉजिटिव तरीके से आते हैं, उनके उद्देश्य भले हैं, लेकिन उसमें जो है बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि प्रतिगामिता है, और बहुत ही व्यर्थ किस्म का पंडिताऊपन है, और उनकी भी अपनी कलाबाजियां हैं। करेक्ट, हाँ। तो दोनों ही तरह से जो है मुझे लगता है कि हमारे ग्रंथों की रिकवरी, कथ्य की रिकवरी जो है वो ढंग से नहीं हो पा रही है, और वो मुझे करने योग्य काम लगा। तो मैंने शुरुआत जो है सुंदरकांड से ही की। सुंदरकांड एक ऐसा कांड है जो तुलसी और वाल्मीकि दोनों में मिलता है, और उसमें जो उन्होंने बताया है तो वो हमारी पूरी भारतीय परंपरा ही मानती आई है कि यदि जो है रामायण में या रामचरितमानस में सबसे महत्व का कोई कांड है तो वो सुंदरकांड है। उसको पढ़ने की हमारी पूरी एक परंपरा, लोक परंपरा भी चली आई है, गांव-गांव में लोग पढ़ते हैं सुंदरकांड को। तो कहना चाहिए कि शताब्दियों से भारत के अक्ष में, भारत के अयन में ये सुंदरकांड के शब्द गूंजे हैं, और वो सिर्फ श्रद्धाओं का संघनन ही नहीं है, वो आस्था का भी एक पैटर्न रिश्ता है, और वो ऐसा पैटर्न है कि जिससे भारतीय व्यक्ति जो है युग युगांतर में जो है तादात्म्य स्थापित करता रहा। और तुलसी की विशेषता है, कई लोग कहते हैं कि आज के युग में क्यों पढ़े हम, पढ़ने का क्या है, इसको क्या मिलेगा इससे? ठीक है, उस समय लिखा था। लेकिन कोई भी महान कविता हो, कोई भी महान कथा हो, वो महानता जो है अपनी, या महत्ता जो है किस तरह से अर्जित करती है, वो उसकी महत्ता अर्जित होती है इसी रूप में कि समय समय पर उसका अर्थ जो है नई प्रासंगिकताएं प्राप्त करता जाता है। बिल्कुल, जैसे कि उन रचनाओं में अर्थ का एक अमृत गर्भ है, और उससे जो है निरंतर नए नए अभिप्राय जो है फूटते रहते हैं। यानी तुलसी के कवि की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन तुलसी अपने पाठक को अमर कर गया। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि तुलसी की कविता जो है पाठक को लिबरेट करती है, और वो अपने युग के संदर्भों और प्रसंगों के अनुकूल जो है अर्थ का निर्वचन कर सकता है।
तो लिबरेशन बहुत जरूरी है। ये जो है महाग्रंथों की रहती है। जैसे गीता को आप देखिए, तो गीता को जो है कभी शंकराचार्य ने व्याख्या की थी उसके एक तरह से, और रामानुजाचार्य ने की थी। पुराने जमाने में तो यदि आप गीता की व्याख्या नहीं करते थे तो जो है आप आचार्य हो ही नहीं सकते थे। तो पहले वो करते रहे, फिर मधुसूदन सरस्वती आए, उन्होंने एक दूसरी तरह से की। उसके बाद लोकमान्य तिलक, उन्होंने गीता रहस्य लिखी, उन्होंने तीसरी तरह से की। फिर जो है आपके लाला लाजपत राय, उन्होंने गीता पर काम किया। महात्मा गांधी, उन्होंने गीता पर जो है प्रवचन दिए। कहना चाहिए कि स्वामी अड़गड़ानंद जी हुए, योगानंद जी हुए, परमानंद जी हुए, और ओशो, उन्होंने जो है इतना सब काम किया। काका कालेल कहते हैं, सबने अलग अलग तरीके से व्याख्या करनी शुरू की उन्होंने। किसी ने कर्म को प्रधानता दी, किसी ने ज्ञान को प्रधानता दी, किसी ने भक्ति को प्रधानता दी, अलग अलग पर्सपेक्टिव लेकर आए। लेकिन वो सब जो है सिर्फ उनकी दर्शन धाराओं का ही प्रभाव नहीं था, बल्कि वो अपने समय में अपने युग की जो मांग है उसका भी उत्तर। तो यहाँ हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि सुंदरकांड में आपने 18 वॉल्यूम में क्या लिखना चाहा है, आप क्या बताना चाह रहे हैं? एक तो जब 18 वॉल्यूम्स लिखते ही हैं किसी पर, तो उसका मतलब है कि उस महाकविता में एक एक शब्द में अर्थ का एक ओशन है, अर्थ का एक समुद्र है, एक सिंधु है लहरा, और जो है एकायामी तरीके से उस शब्द को पढ़ना, उसके साथ अन्याय करना। यानी कविता का शब्द जो है और महाकविता का शब्द तो विशेष रूप से, जो कि रामचरितमानस है या सुंदरकांड है, तो कविता का शब्द जो है कभी भी विज्ञान की तरह एकायामी एकार्थी शब्द नहीं हो सकता। ठीक बात। तो उसमें अर्थ का उत्पादन और उत्खनन होता रहता है। और कवि तो लिख के चला गया है, अब ये आपकी जिज्ञासा पर निर्भर है कि आप जो है उसमें उस अर्थ की जो नदी बह रही है उसमें कितने गहरे जो है पैठ लगा रहे हैं। बिल्कुल। और कुछ लोग हैं, वो कबीर कहते थे ना कि मैं बॉडी डूबन डरी रही किनारे बैठ, तो कुछ लोग जो हैं इस के किनारे बैठ लेते हैं। रामचरितमानस के किनारे बैठ लिए, सुंदरकांड के किनारे बैठ लिए, पढ़ लिया, और वो जो एक छोटी सी पुस्तक है उसमें उसका छोटा सा हिंदी अर्थ दिया हुआ है, उसको करके आगे बढ़ लिया। कुछ लोग ऐसा करते हैं। लेकिन जो है यदि कविता को पढ़ना है तो उसको इस तरह से नहीं पढ़ा जा सकता। कविता को पढ़ते समय हमेशा देखना चाहिए कि उसमें सिर्फ कवि के द्वारा अभिप्रेत अर्थ का ही जो है संयोग नहीं होता। जब भी कोई महाकविता लिखी जाती है तो उसमें कुछ दिव्य संस्पर्श होता है, बिल्कुल, कुछ डिवाइन टच होता है, वो आ जाता है। वो कभी को भी अभिप्रेत नहीं रहता है। कई बार तो जो है लिखते लिखते ही हम लोग भी कविता लिखते हैं तो कई बार हमको लगता है कि हमने शुरुआत तो ऐसी की थी और अंत ऐसा हो गया। वो कहीं से कुछ ऐसा हस्तक्षेप हुआ है, और वो कहना चाहिए कि रचनात्मक प्रक्रिया के दौरान लगभग हर एक का अनुभव है कि कुछ ऐसा है जो बाहर से आ जाता है, आपका अभिप्रेत नहीं रहता, इसलिए आपकी बौद्धिक सीमा तक नहीं रहती। और वो जो है चीज़ जो आई हुई है वो कविता को जो है एक अलग तरह की ग्लो देती है, एक अलग तरह की प्रभा, एक अलग तरह की प्रतिभा, कांति देती है, और उसको पकड़ना जो है उसके साथ न्याय करना। तो इसलिए जो है वो संस्कृत में वो चलता भी है कि कवि कविता रचता है, लेकिन उसका स्वाद जो है वो सहृदय ही जानता, पंडित ही जानता। बिल्कुल। जिस तरह से किसी स्त्री के सौंदर्य को उसका पति जानता है, उसका पिता नहीं। तो प्रेमी है ना, उसका प्रेमी जानता है, उसका पिता नहीं जानता। तो वो हमारे संस्कृत में बड़ा अच्छा श्लोक है। तो उसी कारण मुझे लगा कि, और वो जो कारण मैंने गिनाया कि जिस तरह से कुपाठ हो रहे थे, तो इसलिए मैंने अपनी पुस्तक का नाम ही रखा सुंदरकांड एक पुनर्पाठ। और फिर उसमें जो है मैंने युगानुकूल उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं मुझको दिखती चली गई कि जो आज भी काम में आ सकती है। तो राम कथा के जो पंडित हैं उनका किस तरीके से इसके ऊपर रिएक्शन है,
या ये कहें कि उनको ये तो नहीं लगा कि आपने इसके पैरेलल कुछ लिखने की कोशिश की है? नहीं, बल्कि उन्होंने स्वागत किया। अच्छा। मुझे जो है अयोध्या में बुलाया गया, वहाँ के संत समाज ने मुझे राम किंकर उपाध्याय पुरस्कार दिया। अच्छा। मंदाकिनी जी जो हैं, जो राम की शिष्या भी रही हैं, उन्होंने उस पूरा आयोजन किया था। तो दरअसल जो सही पंडित हैं और जो भारतीय परंपरा के उत्तराधिकारी हैं, वो कभी जो है इस तरह के विमर्श को से इनकार नहीं करते। वो तर्कों की हमेशा एक तरह का हमारे यहाँ स्वागत होता है। हमारे यहाँ कोई क्लोज सर्किट नहीं है। करेक्ट, बिल्कुल। हाँ। जैसे कुछ लोगों का है, कुछ दूसरे भारत के बाहर की वैचारिक परंपराएं हैं, आस्था प्रणालियां हैं, वो क्लोज सर्किट है, उतना ही में रखे, उतना ही है। हाँ। हमारे यहाँ है नहीं। तो और ये हमारी परंपरा ने ये संस्कार दिए, तो इसलिए हमारे जो पंडित हैं वो हमेशा से खुले रहे। और उन्होंने जो आप देखिए कि जब तुलसी ने ये लिखा था और लोक भाषा में लिखा था, तो हमारे यहाँ जो है वो इतना प्रचलित हो गया उस समय, जबकि गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार नहीं हुआ था। उस समय जो है गांव-गांव में जो है ये रामचरितमानस का पाठ होने लगा। तो भारत तो इतना खुला हुआ। भारत ऐसा नहीं है कि जॉन वाइक्लिफ ने जो है दिए अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया बाइबल का, तो पता चला कि उसकी आपने कब्र खोदी और कब्र खोद के उसकी सारी जो है अस्थियों को वहां से हटाया, उस स्थान को पवित्र किया। या जैसे कि टिंडेल के साथ और करीब 12 लोगों के साथ हुआ, जिन्होंने कि अलग अलग भाषाओं में, अंग्रेजी में, डच में, फ्रेंच में, जर्मन में, स्वीडिश में, उन भाषाओं में जब अनुवाद किया तो उनको मृत्युदंड मिला है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भारत में ऐसा नहीं हुआ। भारत में हो सकता है कि किंचित विरोध जो है वो उस समय जो है थोड़ा अशांति हुई हो, लेकिन वो वैचारिक विमर्श की परंपरा, वो विमर्श के स्तर पर थी, वो वैसी नहीं थी कि आपको जो है सूली पर टांग दिया जाए। बिल्कुल। तो भारत में ये स्वतंत्रता रही और मुझे भी उसका ही लाभ मिल रहा है। बहुत बढ़िया। तो आपके नजर में तुलसी साहित्य और राम कथा का आधुनिक भारत अभी इस जिस पीरियड में हम लोग रह रहे हैं उसमें डायरेक्टली हम उसको एसोसिएट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, कई चीजें हैं। हाँ। आप देखिए कि पूरा राम का चरित्र क्या है। राम अपने समय के सबसे बड़े सत्ता उन्माद से टक्कर लेते हैं और जो है कहना चाहिए कि वो राज्य की कोई सहायता नहीं लेते। बिल्कुल। राम के लिए ये विकल्प उपलब्ध है कि वो रावण से टकराने जा रहे हैं तो अपने पितृ राज्य की सेना बुला ली। राम के लिए ये विकल्प उपलब्ध था कि अपने जो है ससुर के राज्य की, जनक के राज्य की जो है सेना बुला ली। वो नहीं बुलाते उनमें से किसी, वो जन संगठन करते हैं, जनता को इकट्ठे करते हैं और फिर अपने समय के सबसे बड़े सत्ता उन्माद को चुनाव। राम जो है आप देखिए कि राम के लिए ये भी विकल्प उपलब्ध था कि राम बाली की सहायता ले ले, और बाली तो उनके लिए सहज प्रस्तुत था भी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन राम जो है उसकी सहायता नहीं लेते, राम उसकी मदद करते हैं जो स्वयं जो है बाली का पदाघात सहकर निष्कासित होते हैं, जो खदेड़ा जाते हैं। विभीषण और सुग्रीव दोनों जो है क्या बताते हैं कि राम विस्थापितों के, खदेड़े गए लोगों के, बहिष्कृतों के, निष्कासितों की, व्यवस्था के विस्थापितों के आश्वासन है। और ये कितना बड़ा बात है कि राम जो है उनकी जो श्रेष्ठता है वो नृप दल मद गंजा के रूप में है, जो राजाओं के समूह का गर्व चूर्ण करने के लिए आए। बिल्कुल। राम को ये
ये चीज, ये विश्वास राम के मन में कि साहब दिव्यता जो है उसका प्रकाश हर एक के पास है, आम आदमी के पास भी है। वो जो कथा चलती है ना कि जब रामावतार हुआ तो ये आदेश दिया गया श्रीहरि के द्वारा कि सभी देवता जो हैं वो वानर का रूप लेकर और जो है जंगली जो आदि पशु हैं उनका रूप लेकर जो है पृथ्वी पर उतरेंगे, वनवासी बने। ये कहा गया वानर या दूसरे बोलते पृथ्वी पर। तो राम जो है जब उनके पास जा रहे हैं तो संकेत यही है कि हर एक हृदय में एक दिव्य ज्योति है ना? और राम जो है दीपावली की संस्कृति के सूत्रधार हैं। बिल्कुल। वो सभी को इकट्ठा करते हैं, दीप की पंक्ति बनाते हैं, उनको जो है व्यवस्थित और संयोजित करते हैं और फिर उनको साथ लेकर जो है आक्रमण करते हैं अपने समय के सबसे बड़े सत्ताधीश की। तो उस रूप में मुझे लगता है कि राम की स्तुति, राम कथा की स्तुति तुलसी के द्वारा बनाए गए इसकी जो है वो हमारे समसामयिक जो है समाज के लिए बड़ी प्रेरणा है। राम एक एथिकल कॉमनवेल्थ, नैतिक राष्ट्रमंडल तैयार किया। बहुत बढ़िया, बहुत ये अच्छा वर्ड दिया आपने। तो वो जो चीज़ है वो आज भी करने की जरूरत है। जो शुभ की शक्तियाँ हैं वो सब साथ हो एक ऐसे समय जबकि अशुभ की शक्तियाँ, तमस की शक्तियाँ जो है एकदम प्रभावी होती चली आ रही, एकदम हावी होती चली आ रही। तो ऐसे समय जो लोग कहते हैं कि चोट और मौसरे भाई हैं और इसलिए उनका तो संगठन हो जाता है। जो सत्पात्र हैं वो अलग अलग बिखरे रहते हैं और उनका बिखरा होना ही जो है इन लोगों को मदद करता रहता है। जो ताकतवर लोग हैं, जो धन पशु हैं, जो हमारी दुनिया को जो है अलग अलग तरीके से विकट कर रहे हैं। तो ऐसे में राम जो उदाहरण देते हैं वो ये कि एक एथिकल कॉमनवेल्थ है जिसमें कि वो सब लोग जो कि राइट थिंकिंग लोग हों वो एक साथ हों, अपनी बिखरे हुए शक्ति के जो कण हैं उनको समन्वित करें, संगठित करें और फिर एक निश्चित दिशा में बढ़ें। तो राम बढ़ते हैं। यानी जो वो कहा था ना कि मैं अकेला ही चला था गाने में मंजिल मगर लोग मिलते गए, राम के साथ टिपिकली वही हुआ। राम, लक्ष्मण और सीता चले थे। और आप सोचिए कि जब राम ने ऐसे कि वन गमन का निर्णय लिया, मैं कह रहा हूँ निर्णय लिया, मैं नहीं कह रहा हूँ कि कैकेयी के द्वारा कैकेयी को दिए गए वचनों के कारण राम को, क्योंकि दशरथ कह चुके थे तो मेरी बात नहीं मानो, रुक जाओ। वो चाहते तो मान सकते थे, तो मान सकते, लेकिन राम ने जो है जो दो विकल्पों में से कौन सा करणीय और वर्णीय विकल्प है इसके निर्वाचन के जो है स्वतंत्रता अपने साथ होती। तो जिस दिन राम ने व्यक्तित्व गमन का वन गमन का निर्णय लिया उस दिन उनका व्यक्तित्वांतरण भी हुआ। उसके पहले राम जो देखिए तो आप दशरथ के पुत्र के रूप में या विश्वामित्र के शिष्य के रूप में उनकी छाया में पलते आए, लेकिन उस दिन से उन्होंने जो है अपने व्यक्तित्व की कमान निकले और फिर जो है उन्हें बिना किसी राज्याश्रय के ये देखना चाहा कि कौन कौन से लोग हैं जो सत्य के संघर्ष में मेरे साथ थे, तो फिर उनकी भी यात्रा। तो इतना बड़ा जो है आज के युग में हमारे लिए वो जरूरी संदेश है। जी, तो जब आपने ये सुंदरकांड को लेकर इसकी पुनर्व्याख्या की इसमें, तो क्या आपने तुलसी और वाल्मीकि की जो अपनी एक शैली है अपनी बात को कहने की, राम कथा को कहने की, उसमें कोई बेसिक डिफरेंस या किसी तरीके का अंतर पाया आपने? हाँ, एक तो सुंदरकांड ये दोनों का अलग है। तुलसी का सुंदरकांड जो है वो वहाँ पे खत्म होता है जब कहना चाहिए कि राम और उनकी सेना पूरी की पूरी जो है वो समुद्र के किनारे पहुँच जाती है। लेकिन वाल्मीकि का जो है उससे काफ़ी पहले खत्म हो जाता है जब हनुमान जो है वो अपना संदेश लेकर और यानी सीता की सुधि लेकर वापस पहुंचते हैं, तो वहाँ पर वाल्मीकि का खत्म हो जाता है। तो दोनों को उसमें ही एक तथ्य में ही काफ़ी अंतर है।
दूसरा ये है कि कई चीज़ों में फ़र्क है, बारीक बारीक सा फ़र्क है, और वो बताता है कि तुलसी जो है किस तरह से अपने कथ्य का चुनाव करती है। जैसे आप देखिए तो जब हनुमान जी जो हैं वो घुसते हैं लंका में, तो एक तो लंका में घुसते समय उनका जो ऑब्जर्वेशन है वो दोनों में भिन्न भिन्न है। वहाँ पे क्या है तुलसी के यहाँ, कनक कोट विचित्र मणि कृत सुंदराय तना घना चौहट्ट हट्ट सुबट्ट बीती चार उपुर बहुविध बना गजबाज खच्चर निकर पद चरत बरोथन को गने। ये आता पूरा का पूरा। अब आप देखिए तो इसमें तुलसी की बारीकियां देखिए। तुलसी पहले तो जो है कहते हैं कि कनक कोट बना हुआ है ना, एक सुंदराय तना घना, ऐसे करते हुए वो बोलते हैं। तो वो एक निर्मित जो है कनक कोट है, सोने का वो एक दीवार है, एक प्राचीर है सोने की, वो श्रीलंका में है। सोने की प्राचीर जो है ढके हुए, कवर किए हुए उसको, लंका को। अब आप देखिए तो वो जो हमारे यहाँ चलता है कि जो वेदों से आया हुआ कि सत्यस्यापिहितम मुखम, है ना, वो कि जो है सत्य का मुख जो है वो हिरण्य से या सोने से ढका हुआ। तो श्रीलंका में सत्य कौन है? सीता, और उनको घेरे हुए है ये सोने की प्राचीर। ठीक है, पहला संदेश ये दे देते हैं, फर्क कर देते हैं तुलसी। फिर कहते हैं चौहट्ट हट्ट सुबट्ट विधि चारुपुर बहुविध बना। तो हनुमान जो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, हनुमान का ऑब्जर्वेशन ये है कि चारों ओर बाजार है। चौहट्ट हट्ट, हट्ट माने बाजार, चारों ओर बाजार है। अब ये मार्केट की, बाजार की सर्वग्रासी उपस्थिति को हनुमान क्यों चिंतते हैं भाई? वाल्मीकि रामायण में नहीं चिंतते, यहाँ पे तुलसी के यहाँ है और एकदम तुरंत है। तो उसके पहले जो है कनक कोट है, फिर बाजार है, कनक कोट विचित्र में दिख सुंदराय तना घना चौहट्ट सुबट विधि चारुपुर बहुविध बना गजबाज खच्चर निकर पद रथ बरोथन को गने हैं बहुरूप अतिबल नी सैर निश्चर, है ना, सैन बल नत नहीं बने, ऐसा करते हुए आता है। अब आप देखिए कि एक तरफ मार्केट देख लिया, अब मार्केट के बाद ये देखा सेना, अतिबल सेना, गज बाजी खच्चर निकर पतचर, सब तरह के लोग, सारी सेना। अब आप कभी कॉलोनियलिज्म को देखो, जो करता क्या है कॉलोनियलिज्म,